तो यार पिछली वीडियो में अपन वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस नई वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ मोशन इन 1D। तो काइनेमैटिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, यहाँ हम डील करेंगे काइनेमैटिक्स, पूरी डील करेंगे। काइनेमैटिक्स का पहला ही चैप्टर क्या, पूरी काइनेमैटिक्स डील करेंगे 1D 2D, ठीक। और जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वेक्टर की वीडियोस, तो वो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखें। फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स पूरी एक सीरीज़ चल रही है, 11th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 11 12 फिज़िकल केमिस्ट्री, उसकी एक सीरीज़ चल रही है। दोनों सीरीज़ आपकी चल रही हैं, ठीक है, दोनों को फॉलो करें। अच्छा, क्या सीखने को मिलेगा आज आप इस वीडियो में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जेईई मेंस तक के जितने भी सवाल, जितने भी वैरायटी के सवाल आए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, आज हम वो कवर करने वाले हैं, ठीक। तो चलें देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। चलें देखो, सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन 1D, ठीक। आप इसको काइनेमैटिक्स डाल के कर सकते हो, मोशन इन 1D, और इसी में आ जाएगा मोशन इन 2D, ठीक। तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहला जो चीज़ है, जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वेक्टर, क्या पढ़ा आपने, वेक्टर पढ़ा। तो वेक्टर में आप बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोजीशन वेक्टर। अब ये किस टाइप का वेक्टर है, ध्यान समझें। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट, मान लो x, y है, तो ये 0, 0 है, ये कितना है 0, 0। अब मान लो आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो x1, y1, z1, मान लो आप ले लेते हो यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो ये ऑरिजिन से जो यहाँ का वेक्टर होगा, यहाँ से लेकर, मतलब आप 2 चले, फिर 3 चले, फिर 4 चले, कितना चले, 2 चले, फिर 3 चले, फिर 4 चले, तो आप चलते चलते कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पे पहुँच गए। मतलब आप चले कितना हो, r इनिशियल वेक्टर आपका कितना हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको उस पोजीशन के बारे में बताता है कि आप ऑरिजिन से कितना दूर हो। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम कहीं यहाँ पर हुआ करते थे और फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम यहाँ पहुँच गए 4, -6, 5 पे, ऐसे मान लो यहाँ किसी A पॉइंट से B पॉइंट पर चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम वहाँ चले गए तो ऑरिजिन से उसकी पोजीशन कितनी है, ऑरिजिन से उसकी पोजीशन है कितनी, भाई बताइए कितनी दूरी? उसकी दूरी है r फाइनल वेक्टर। मान लो हम बाद में यहाँ पहुँच गए, r फाइनल वेक्टर कितना हो जाएगा, 4i कैप -6j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, हम यहाँ थे उस वक्त, हमारी ऑरिजिन से पोजीशन ये थी, बाद में हमारी ऑरिजिन से पोजीशन ये है, तो हम चले कहाँ हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुए हैं कि नहीं? तो एक्चुअल में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, दैट इज़ r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहली बात, पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट पर आपकी पोजीशन ऑरिजिन से कितनी दूर है, तो ऑरिजिन से आप कितना दूर हो इनिशियली और फाइनली, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं देखो, इसमें अगर आप देखो तो ये r इनिशियल और r फाइनल, ये आपका, ये क्या हो गया आपका r फाइनल वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका r इनिशियल वेक्टर। r इनिशियल वेक्टर r फाइनल वेक्टर को मिलाने वाली यही है। यहाँ थे, इस पॉइंट पर थे और यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर आप तुम ध्यान से देखो तो यहाँ ये प्लस ये मिला के ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि किसी की पूंछ से आखिरी की मुंडी, शुरुआत की पूंछ से आखिरी की मुंडी ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब हमारा वेक्टर एडिशन होता है। तो हम कह रहे हैं r फाइनल तक पहुंचना है ना, r फाइनल तक पहुंचना है तो पहले r इनिशियल जाओ फिर डिस्प्लेसमेंट जाओ। तो हमने कहा r फाइनल प्लस r फाइनल बराबर r इनिशियल चलो फिर डिस्प्लेसमेंट चलो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। क्या ये आपको समझ में आ गया है, r फाइनल माइनस r इनिशियल वेक्टर? ठीक। अब एक और चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि जैसे ये पोजीशन वेक्टर तो डिपेंड करते हैं कि आपने ऑरिजिन कहाँ से ली है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो पोजीशन यहाँ से ना लेकर हम थोड़ा सा नीचे से लेते और हम कहते हैं नहीं, हम
0,0 यहाँ से मानेंगे। आपने कहा ठीक है हम 0,0 यहाँ से मानेंगे, ऑरिजिन आपने बदल दी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बदलो कि हमें क्या दिक्कत है, बोलो बदल दिया। अच्छा तो हमने कहा अब इसकी पोजीशन कहाँ से है, सर यहाँ से है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। चलो इसकी पोजीशन कहाँ से है, मान लो यहाँ से है, ठीक। तो आपने कहा ये है पोजीशन वेक्टर, ये है आर इनिशियल वेक्टर, आर इनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक। और ये वाला आपका ये वाला आपका जो है वो फाइनल वेक्टर हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, ये आपका आर फाइनल हो गया। अब ध्यान समझो, अगर आपने ऑरिजिन चेंज करी तो आर इनिशियल बदल गया, आर फाइनल बदल गया, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बदला? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदला। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पर पोजीशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। तो हमने कहा ये आपका हो गया आर इनिशियल वेक्टर, ठीक। ये नीला वाला आर इनिशियल वेक्टर कितना हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सुनना, ध्यान समझना, घबराए नहीं, शर्माए नहीं यार। ये वाला कौन सा वेक्टर है, आर इनिशियल, और ये कौन सा है, फाइनल। कौन सा है, आर इनिशियल और आर फाइनल। लेकिन अगर हम ऑरिजिन चेंज कर दें तो आर इनिशियल और आर फाइनल की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अभी आप ये ऑरिजिन यहाँ से मान रहे थे और बाद में आपने ऑरिजिन यहाँ से माना है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जब यहाँ से आपने माना था और डिस्प्लेसमेंट चेक किया था तब भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, और यहाँ से माना है तब भी डिस्प्लेसमेंट वही है। मतलब पोजीशन वेक्टर डिपेंड ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट पर, डिपेंड ऑन रेफरेंस, कहाँ से ले रहे हो रेफरेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, ठीक। वो डिफरेंट नहीं आया, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि अपने रेफरेंस कहाँ से माना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर और ये सब। अब ध्यान समझो, जैसे मान लो आपका आर फाइनल वेक्टर जो है वो है x2i कैप, आर फाइनल पोजीशन है आपकी x2, y2, z2, और इनिशियल वेक्टर आपका मतलब आर इनिशियल था आपका, आर फाइनल ये है, आर इनिशियल था x1, y1 और z1। तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आप लिखोगे आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, दैट इज़ x2 माइनस x1, और ये किधर चला गया है, ये चला गया है i कैप, प्लस y2 माइनस y1, सर x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूँ कि मैं 2, 3, 4 से 4, 6, 8 पे गया हूँ, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 माइनस 2 आई कैप, ठीक, 6 माइनस 3 जे कैप, ठीक, प्लस 8 माइनस 4 के कैप। ये आपका आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चाचा कुछ 16, 9, 25, 25 और 4, 29, अंडर रूट 29 आ जाएगा, 29 मीटर। कुछ समझ में आ गया कि यार पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। काइनेमैटिक्स का पहला टॉपिक बिल्कुल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कि डिपेंड करता है नहीं डिपेंड करता है, और कैसे हम इसको डील करते हैं, ठीक। अच्छा, आगे देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिखें, स्क्रीनशॉट कम लें, लिखें ज़्यादा, हटा दें, बिल्कुल। अब ध्यान से समझो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और हाई क्वालिटी कंटेंट आपको देने का वादा किया है, तो हम वही करेंगे, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देंगे जेईई मेंस एडवांस लेवल। इधर देखिए, अगला देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने सुनी भी नहीं होगी। डिस्टेंस और, आपको लगेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लल्लू टाइप चीज़ें हैं, पर अभी क्वेश्चन दूंगा आप फंस जाएंगे चाहे जितना पढ़ के आए हो आप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। ध्यान समझें, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, आप कैसे गए, इधर से गए, ऐसे घूम के गए, ठीक है, कैसे भी गए, वो क्या होती है आपकी, वो डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब जो भी आपने दूरी तय करी है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्या कहते हैं, मतलब एक्चुअल लेंथ जो आपने ट्रैवल करी है, एक्चुअल लेंथ, वो हो गई आपकी डिस्टेंस, ठीक। और ए से लेकर बी तक की स्ट्रेट लाइन मिनिमम डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क समझ में आया। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी शुरू से लेकर आखिरी तक। आप एक सीधी रेखा बनाओ, अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मिनिमम लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए आपके मिनिमम डिस्टेंस क्या है। और मिनिमम डिस्टेंस कभी आएगी जब सीधे जाओगे, स्ट्रेट लाइन में जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक की हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सीधी, ताकि मुड़े ना आप कहीं पर भी, ठीक। इसका मतलब अगर आप मुड़े, अगर आपने कभी भी डायरेक्शन चेंज करी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से, ये हो गई आपकी एक्चुअल लेंथ, ये हो गई आपकी मिनिमम लेंथ। इधर देखो, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव और अबे चलो ही ना तो ज़ीरो, और चले हो तो पॉजिटिव, चले हो तो पॉजिटिव। अच्छा, ये आपकी, और सबसे फालतू वाली चीज़ जो हमेशा लिखी जाती है, ये भाई स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में। क्यों, आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है अगर, तो आपको सीधे जाना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी सन्नाटे। किस टाइप की क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ये भाई पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है, और निगेटिव भी होती है। निगेटिव क्यों, जैसे मान लो आप इधर गए पॉजिटिव एक्स की तरफ, वापस चले गए माइनस की तरफ, तो निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव का मतलब वो डायरेक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक। निगेटिव भी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क, मोटे मोटे तौर पर हमें ये फ़र्क समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और बताइए कुछ, और कुछ अच्छा बताइए, ध्यान समझिए। क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं एक ही केस में। एक ही केस में कि एक और केस में? एक केस में, और एक केस आपने सोचना है, हम स्ट्रेट लाइन जाएं और मुड़े ना, डायरेक्शन ना चेंज करें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सीधे जा रहे हैं और हमने डायरेक्शन नहीं चेंज करी है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही टॉपिक का नाम था। ए से बी तक जाने के लिए हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जाएं और डायरेक्शन चेंज ना करें, मुड़ के ना आए, इधर ना उधर ना। जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगी, अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं आप, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। अब कोई कह सकता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, खाली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर दें, क्या सफिशिएंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे अगर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं? नहीं, सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कह सकता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो ये गया और ये वापस आ गया, हाँ कि ना, तो स्ट्रेट लाइन गया, स्ट्रेट लाइन वापस आ गया, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी? नहीं, हम कह रहे हैं सीधे जाए और डायरेक्शन ना बदले। ये भाई डायरेक्शन बदल के वापस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ सन्नाटे? इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधा जाएं और डायरेक्शन बदलें ना।
तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ कि ना, वरना 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 सन्नाटे ओनली एक ये केस है, ठीक। फिर तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होती है या ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से, ज़्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। एक और चीज़ यहाँ तक देखें ध्यान से, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं बिल्कुल। अभी आ रहे हैं जेई मेंस के सवालों पे, टेंशन ना लें। इधर देखें, सबसे पहले इधर देखें, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, अगर आप गए और वापस आ गए, अगर आप गए और वापस आ गए तो क्या आपने डायरेक्शन चेंज करी, हाँ करी, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेंगे। आप किधर भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, सीधे जाएँ आप, तभी आप और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से ये टर्म जीरो हो जाता है, और तब हम डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस कहने लगते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो तब आ जाता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो सर ये स्पीड इनटू टाइम कैसे आ गया, कैसे आ गया कि स्पीड इनटू टाइम, बोलो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कैसे आ गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, हमने बचपन में पढ़ा है क्लास 9th में कि डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बन जाता है सन्नाटे, क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट ही क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक हमको कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इधर देखिए, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी बातें हो गई, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन चला जाए। अब ये सवाल है, आपने इसका जवाब देना है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकते हैं जब हम सीधी रेखा में चलें। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो और हम सीधे नहीं गए हैं, हम सीधे नहीं गए हैं फिर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। चलिए सोचें, बढ़िया सवाल है, भौकाली सवाल है, हल्के में ना लेना, जेई का सवाल है एक्चुअली, मतलब जेई लेवल सवाल है, जेई में आया नहीं, अच्छा सवाल। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं और हम स्ट्रेट लाइन भी ना जाएं। नॉर्मली हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अच्छा, तो ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं बिल्कुल। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे ये एक बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है, ठीक, और ये बॉल r रेडियस की है, इसकी रेडियस कितनी है, r। सर यहाँ का जब पॉइंट यहाँ टच करेगा, ये a पॉइंट यहाँ टच करेगा, तो थोड़ी देर बाद जब ये नीचे टच करेगा, ऐसे मान लो, ठीक, और ये हर किताब में दिया होता है सवाल, ये हर किताब में सवाल दिया होता है। तो ये वाला पॉइंट जब यहाँ टच करेगा मतलब ये आधा घूम चुका है ना सर, कितना घूम चुका है, आधा घूम चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये जब आधा घूम चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये आधा घूम चुका है, तो हमसे कह रहा है बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमसे कह रहा है बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा माजरत चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो। दूसरी चीज़, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमसे कह रहा है ए पॉइंट यहाँ पर टच कर गया है तो डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मैंने कहा ठीक है डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। शुरू से लेकर और फाइनल तक को मिलाने वाली सरल रेखा क्या ही डिस्प्लेसमेंट होती है, हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब ये चीज़ हो गई r प्लस आर, कितना हो गई यहाँ से यहाँ तक 2r। सर ये 2r हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो क्या ये हमें पता रहना चाहिए, परपेंडिकुलर और ये बेस। सर अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 पाई r होता है, तो जब इतना घूमा होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या पाई r होगी, पूरा घूमेगा तो कितना 2 पाई r, कितना घूमेगा 2 पाई r। अभी बताओ अभी कितना घूमा, अभी घूमा है यहाँ से यहाँ तक पाई r, कितना घूमा है पाई r, आधा ही घूमा, ठीक।
तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ 4r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सर r कॉमन ले लेंगे तो r का 4 r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो r बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर। हर बुक में ये दिया होता है, जितनी भी किताबें होती हैं ये वाला सवाल दिया होता है कि एक आधा रोल किया हुआ बॉल, सर उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए टॉप मोस्ट पोजीशन का। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर पूरा रोल किया होता, अगर ये पूरा रोल किया होता, ठीक, तो पूरा रोल करके ये वापस वहीं पहुँच जाता कि नहीं पहुँच जाता? पहले बताओ, पूरा रोल किया होता कितना पहुँच जाता? तो क्या पाई आर और चलता? पाई आर कितना चलता? और चलता, नहीं आया। अब देखो, अब इस पूरे रोल के अंदर शुरुआत और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली सरल रेखा क्या ये है? यही तो है सर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और पाई आर ये क्या है? डिस्टेंस। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन चला, स्ट्रेट लाइन नहीं चला, वो सर्कुलर मोशन करके चला है। नहीं, सर्कुलर मोशन करके गया, फिर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है कि नहीं? हाँ, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही जाए तभी वो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए। अब ये मत कर देना कंप्लीट सर्कल होगा तो वो हो जाएगा। ये रोलिंग मोशन है, ये कैसा मोशन है? ये सर्कुलर मोशन नहीं है, रोटेशन है, सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशनल दोनों है, तब हम ऐसा करते हैं, ठीक। अब ये मत कर देना कि सर्कुलर मोशन कभी आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं सर्कुलर मोशन में क्या होता है। ये रोटेशनल मोशन है, ये सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशनल दोनों है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं है, ये आगे भी बढ़ा और रोल भी किया, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस सर्कुलर मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन। अरे यार हाँ ना तो बोलो, ट्रांस रोटेशनल मोशन कहते हैं, ट्रांस रोटेशनल, ठीक। ट्रांसलेशन भी हुआ है और रोटेशन भी हुआ है, ट्रांस रोटेशनल मोशन। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, उसमें देखें ध्यान से। ये वाला लिख लो, पहले लिख लिया? अच्छा, कंटेंट में कोई कमी दिखे तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना, ध्यान से अंदर देख। आओ सबसे पहले लल्लू टाइप से शुरू करते हैं, ध्यान समझें। एक पॉइंट ए से चींटी चली, कितना चली? तो कंप्लीट रोटेशन करके आ गई, कंप्लीट यहाँ से गई और ऐसे गोल के घूम के आ गई, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, कंप्लीट सर्कुलर मोशन या पूरा कंप्लीट किया है सर्कल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? सर डिस्टेंस चला है 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सर जहाँ पे गया वहीं पर वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या हो गई? कुछ नहीं, जहाँ था वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 0। क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन में कितना हो जाएगा? 2 पाई आर और 0, ठीक। एक और ले लेते हैं, ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि यार देखो, अगर हम कह रहे हैं मान लो 1/4 चला है, कितना चला है? 1/4 सर्कल, क्वार्टर सर्कल चला है सर, क्वार्टर सर्कल। तो सर क्वार्टर सर्कल में क्या कहोगे? सर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 1/4 ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/4 चला है, मतलब पाई आर बाई 2 चला है कि नहीं चला? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट चलो चेक कर लेते हैं। ये दूरी अगर r है और ये दूरी भी r है, इधर रेडियस, तो हमें ये वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? इनिशियल से फाइनल तक ले जाने वाली स्ट्रेट लाइन, इनिशियल से फाइनल, या सर इनिशियल से फाइनल ले जाने वाली स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये r√2 हो जाएगी, चेक करिएगा, r² प्लस r² का अंडर रूट, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे देखिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? r² प्लस r² प्लस 2r², और r² का r बाहर आ जाएगा तो r√2 हो जाएगा, r√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2 मीटर, ठीक।
देखते रहे, घबराए नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अभी एडवांस पे आते हैं, ताकि आप घबराए नहीं, शर्माए नहीं। इधर देखिए, बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन खड़ा है सामने? चलें भाई, भाई तुम्हारा खड़ा है सामने। अंदर देखो, ए से लेकर हम यहाँ बी तक जा रहे हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। सर हाफ सर्कल, कौन सा सर्कल? हाफ सर्कल। अब बताओ हाफ सर्कल में कितना चलेगा? ये कितना है, 1/4 की 2/4? तो डिस्टेंस कितनी चला है? 2/4 कितने का? 2πr का 2/4, 2πr का 2/4। तो कितना? 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, कितना? πr मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली सरल रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो कितना हो जाएगा? 2r मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर हमने कहा 3/4 सर्कल या 75% कंप्लीट कर लिया। कितना कंप्लीट कर लिया? 75%। 50% कंप्लीट किया, 100% कंप्लीट किया और 25% कंप्लीट किया। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन को 25% कंप्लीट किया। तो 3/4 कंप्लीट करने का क्या मतलब है? सर यहाँ से गए 1/4, 2/4, 3/4, हाँ कि ना? तो हम यहाँ से गए और यहाँ तक पहुँच गए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये r तो ये r तो ये r√2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? r√2। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 3/4 किसकी? 2πr की। 2πr की 3/4 कितनी होगी? 3/2πr मीटर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़े एडवांस लेते हैं। ये तो लल्लू टाइप थे, आप कैसे लेते हैं? थोड़े से एडवांस। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें। सर पूरा कंप्लीट सर्कल में एक कंप्लीट चक्कर का टाइम, एक कंप्लीट चक्कर का टाइम होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। मतलब एक चक्कर करने में कितने सेकंड लगे? एक कंप्लीट चक्कर में कितने सेकंड लगे, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने चक्कर, एक चक्कर में कितने सेकंड, टाइम पीरियड। एक चक्कर में कितने सेकंड, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने चक्कर, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? तो सर एक चीज़ होती है टाइम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर, मतलब पर यूनिट टाइम में। एक मिनट में भी ले सकते हैं आप, 1 मिनट में कितने चक्कर हो रहे हैं, या 1 सेकंड में। पर 1 सेकंड के हिसाब से लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी, वो हर्ट्ज में आएगी। किसमें आएगी? हर्ट्ज में। तो आप ऐसे याद रखें, 1 सेकंड में कितने चक्कर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? उल्टा होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का। या फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t क्या हो जाएगा? 1/t, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? HERTZ। और HZ लिख देते हैं हर्ट्ज। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सर एक टाइम पीरियड होता कितना है? टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलता है? 2πr, और स्पीड किस हिसाब से चल रहा है? v से। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? 2πr/v। अगर मान लो एक कोई गोला घूम रहा है r रेडियस में v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो पूरा कितना घूमेगा? 2πr। किस स्पीड से घूमेगा? v स्पीड से। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2πr/v। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा एडवांस ले चलते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लिख लो, पॉज करो, लिख लो। लिख लिया? ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। सर 1 सेकंड में कितने चक्कर और 1 चक्कर में कितने सेकंड, क्या आपको समझ में आ गया? 1 सेकंड में कितने चक्कर फ्रीक्वेंसी। सर 1 सेकंड में आपको 10 झापड़ मारूं तो आपको क्या समझ में आएगा? 10 हर्ट्ज। क्या समझ में आएगा? और 1 झापड़ में 10 सेकंड ले लूँ तो आप कहोगे 10 सेकंड टाइम पीरियड ले रहे हो। क्या ले रहे हो? 10 सेकंड। अब ध्यान से देखें, अब थोड़ा सा लल्लू टाइप नहीं, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। ध्यान समझो, हमसे कह रहा है ध्यान समझो, घबराना नहीं बिल्कुल।
हमसे कह रहा है कि यहाँ थे पहले, यहाँ पे थे, ठीक, और धीरे 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 यहाँ पे पहुँच गए। अब पिछले केसेस में 90 घूमते थे, 180 घूमते थे, या 270 घूमते थे, या 360 घूम जाते थे। अब ना 90 घूम रहे हैं, ना 180, ना 120, इस टाइप से नहीं घूम रहे हैं बिल्कुल। हम पहले हमने केस लिया था एक 90 वाला, 180 वाला, और 270 वाला, और 360 वाला। कंप्लीट साइकिल में 2 पाई, पूरा 2 पाई घूम जाता है। कितना घूम जाता है? 2 पाई। कितना घूम जाता है? 2 पाई। तो अगर सुनना, अगर आपका थीटा कितना घूम जाता है? 2 पाई। कितना घूम जाता है? मतलब कंप्लीट सर्कल क्या हो जाता है? कंप्लीट सर्कल में कितना घूम जाएगा थीटा? 2 पाई। 2 पाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखो, फिर हम अभी इस पे आते हैं। पहले इनिशियल वेक्टर इधर था, जिसका मैग्नीट्यूड r है, रेडियस r के बराबर। r फाइनल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी r है। कितना मैग्नीट्यूड है इसका? r। ये इधर r इनिशियल वेक्टर और ये फाइनल वेक्टर, और ये कुछ 90 घूमा है कि अब कुछ थीटा एंगल घूमा है, कुछ थीटा एंगल घूमा है, हमें नहीं पता वो थीटा एंगल कितना है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान समझो, अगर ये इधर से इधर चला गया है तो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही तो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा चलो इसको यहाँ से मिला देते हैं, मिला दिया, तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कैसे काउंट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, हाँ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? θ/2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? θ/2। बोलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा एंगल कितना था? पूरा एंगल था थीटा, तो ये θ/2 और ये भी θ/2। अब ध्यान समझो, अगर ये आपकी रेडियस है तो इसका कॉस कंपोनेंट r cos थीटा और ये सामने वाला r sin थीटा, मतलब इसका एक कंपोनेंट r cos थीटा और इसका सामने वाला कंपोनेंट ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये r है ना मैग्नीट्यूड, तो r का रेडियस का कॉस कंपोनेंट, रेडियस का साइन कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? r sin थीटा की θ/2 का हमने साइन कंपोनेंट लिया है, और यहाँ पर भी हमने कौन सा लिया है? r sin θ/2। तो ये मिला के दोनों कितने हो गए? 2r sin θ/2। तो अब से हमारी, मान लो इधर स्पीड होती v और इधर भी स्पीड होती v, तो जो कभी भी अगर किसी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ध्यान रखना। क्या रेडियस चेंज हो गई थी? नहीं, रेडियस पहले भी उतनी थी, बाद में उतनी थी, बस खाली रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो बराबर थी, लेकिन पोजीशन वेक्टर यहाँ 0,0 से, सर 0,0 से पहले भी r था, 0,0 से बाद में भी r ही था। मतलब क्या चेंज हुआ था? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई थी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ था। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हुआ था, अगर किसी वेक्टर, कोई वेक्टर सेम है, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और उनका आप माइनस कर रहे हो, उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो आ जाएगा 2a sin θ/2, 2a sin θ/2, ठीक, इसका ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक। अब जैसे यहाँ पर स्पीड पहले v थी, बाद में भी v है, तो स्पीड में कितना चेंज आया है? वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो आप कहोगे 2v sin θ/2। सर पोजीशन में कितना चेंज आया है? डेल्टा r, तो आप कहोगे 2r sin θ/2। और यही जो पोजीशन में चेंज आया है, चेंज आया है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो डिस्प्लेसमेंट अब से हमारा क्या आने लगेगा? 2r sin θ/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, ध्यान से देखो, अगर आप कंप्लीट सर्कल कर रहे हो, अगर आप हाफ सर्कल कर रहे हो, तो थीटा हो जाएगा π/2। अगर आप 3/4 कर रहे हो, तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2, 3π/2। फिर अगर आप क्या कर रहे हो? 1/4, सॉरी हाफ सर्कल में हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा? पाई। अगर आप 1/4 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 1/4 सर्कल, तो थीटा हो जाएगा आपका 1/4 में π/2, कितना हो जाएगा? π/2, ठीक। तो ध्यान समझो, जब आप पूरा 2 पाई कर रहे हो, तो 2 पाई का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180।
180/2 90, और साइन 90 कितना होता है 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। अगर आप यहाँ पे रखो कितना पाई मतलब 180, तो 180/2 180/2 90, और साइन 90 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो कितना बचेगा 2r। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता था 2r। अच्छा, यहाँ पर 3π/2 मतलब कितना 260, ठीक। तो अगर उसका भी लिखोगे तो वो भी आएगा साइन 180 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, और वो भी आपका कितना आएगा, चलो रख के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ रहा है यहाँ पे 270, कितना आ रहा है 270, तो वो आपको करोगे 270, ठीक। 135 साइन 135, ठीक, तो वो भी आपका कितना आएगा साइन 135 भी आपका, जैसे कि ये आपका कितना आया था साइन 135 270/2 कितना आएगा 135 साइन 135 साइन 135, ध्यान समझना साइन 270 इसमें आएगा आपका, सुनना इस वाले में, इसमें आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r साइन 270/2, ठीक है। 270/2 का मतलब है 2r साइन 135। साइन 135 कितना होता है, साइन 135 कितना होता है साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 को क्या लिखोगे कॉस 45, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो 2r इंटू 1/√2। अगर आप इस 2 को ऐसे नहीं लिख सकते √2 इंटू √2, ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है, ठीक। बेसिक मैथ्स वाला लेक्चर कंप्लीट करें अगर नहीं करा है, फिर √2 से एक √2 मर जाएगा, कितना आएगा r√2, तो ये r√2 आ जाएगा, ठीक। अगर आपने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r साइन 270 की जगह π/2 रख रहे हैं, मतलब साइन 90/2, तो साइन 90/2 में कितना हो जाएगा साइन 45, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2r साइन 45, सर साइन 45 1/√2 होता है, तो ये भी आ गया √2r, ये भी कितना आ गया √2r, बिल्कुल बेसिक बातें, हाँ कि ना, ये भी कितना आ जाएगा आपका √2r। अच्छा, एक और चीज़, चलें, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान समझें, एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं जेई का, क्या बोलते हो, मज़ा आया, चलो ठीक। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा शानदार तरीके से जेई का ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें। हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे कह रहा है कि एक यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और एंगल उसने चेंज करा 120 डिग्री, रेडियस आर है और स्पीड उसकी v है। जेई का ही क्वेश्चन है, चले करें। 120 डिग्री चेंज करा, हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी, क्या बताइए एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने एवरेज वेलोसिटी आपको पढ़ाई नहीं, पर मैं बता देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमने कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो और टोटल टाइम कितना लगेगा वो निकालते हैं। चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, पहले एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, हलवा नहीं है वो। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट है 2r साइन 120/2, और टोटल टाइम कितना लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम सर कितना लग रहा है, टाइम इसमें कितना लग रहा है, ध्यान समझो। 120 पूरा 360 हो जाएगा, इसका मतलब 120 यहाँ तक, 120 यहाँ तक, फिर 120 यहाँ तक, पूरा 360, मतलब पूरे टाइम का सिर्फ 1/3 ही इसने लिया है। पूरा टाइम पीरियड t होता है, तो इसने कितना लिया है t/3, कितना लिया है, तो हमने लिख दिया t/3, टोटल टाइम का t/3। और टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, 2πr/v। इसका 1/3 का मतलब t/3 का मतलब क्या हो गया, 2πr/3v। t/3 की जगह ये रख देते साइन 160, साइन 60 कितना होता है 2r साइन 60 होता है √3/2, और t/3 कितना होगा 2πr/3v, तो 2πr/3v। अभी सर इसको देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3r अपॉन 2πr
बाई 3v। अब इसको देखो, ये है हमारी बड़ी वाली छत, उसके नीचे 2 लोग हैं तो ऊपर भी 2 लोग कर लो। 2 लोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3/1। अगर नहीं आता है, बेसिक चीज़ है, नहीं आता, बहुत से लोग को नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ। अब नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो 3√3VR अपॉन 2πr। ठीक, तो r से r कट जाएगा, r से, अच्छा पाई कहाँ, एक पाई रह गया कहीं, 2r sin θ/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो r से r कट गया, ये कितना आ गया, 1.5√3v/π। ठीक है, 1/1.5, ठीक है, 1.5√3v/π। तो ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था, 2r sin 120/2। ठीक, समझ रहे हैं? और √3/2 हो गया आपका, फिर 2 से 2 कट गया, √3r हो गया। ठीक, यहाँ पर टाइम कितना लेगा, 2πr/v, 2πr/v। तो 2πr/1/3 का मतलब 2πr/3v, 3v ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3√3v/2πr, r से r कट जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक, तो और थोड़े से अच्छे सवाल लेते हैं, ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। इसको नोट करें, पहले इसको नोट करें। थोड़े जेई के सवाल ले लेते हैं, बढ़िया। ठीक, इसको नोट करें, देखें वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको हल्के में ना लें। हाँ, 40 मिनट की हो गई है, कोई नहीं, हम सवालों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमें हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा सकें। क्या समझा सकें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा सकें अच्छे से। चलें, ये भी जेई का सवाल है भाई साहब। ये तो आपका कब का सवाल है? हाँ, इस सवाल में वही मैं कह रहा हूँ, आंसर इसका क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअल में उसने बोला था v बराबर पाई, v कितना, स्पीड कितनी है, पाई मीटर पर सेकंड, कितनी है, पाई मीटर पर सेकंड। तो अगर आपने पाई मीटर पर सेकंड रखा, ठीक, इसको पाई रखा, तो 1.5√3 इंटू पाई अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 1.5√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जेई का 2023 का सवाल है। एक सवाल लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि हाँ, हर चीज़ इसमें टाइम पीरियड का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे 2022 का सवाल है वो, 2023 का। ठीक, और उससे पहले वाला जो सवाल कराया था, जिसमें आपको कंप्लीट सर्कल और हाफ सर्कल बताया था कि उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, वो वाला, वो आपका क्वेश्चन था 2023 का, वो भी 2023 का था। अब एक 2023 का एक और क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड, एट द एंड ऑफ द 3rd सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको लिखो पहले, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ये भी क्वेश्चन जेई 2023 का है। मैं कोई भी फालतू के सवाल नहीं ले रहा हूँ, ऐसे सवाल लूँगा जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए या जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाए। ठीक, अब देखें, ये आप खुद कर सकते हो। सर टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है सर, स्पीड कांस्टेंट है, अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड एंड द रेडियस इज 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, मतलब एक चक्कर 4 सेकेंड में हो रहा है, तो एक चक्कर में कितना समय लगा, वो टाइम पीरियड हो गया। अब 3rd सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कुछ नहीं सर, 3rd सेकेंड में कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 4 सेकेंड में करता है, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तीसरा सेकेंड, मतलब तीसरे सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं, तो यार √2 हो गया, बस खत्म। मतलब 10√2, आंसर कितना आ जाएगा, 10√2।
तो आंसर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 10√2, मतलब 10 इंटू 1.7 दैट इज़ 17.3, 1.732 नहीं 1.414 का मतलब है 14.1 मीटर। ठीक है, 14.1 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10√2, अच्छा आंसर 10√2 ही है, चलो यही आंसर है तो यहीं पे बताऊँ 10√2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्या है लल्लू टाइप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? थोड़े बहुत और सवाल कर लेते हैं, ध्यान समझो। अब आपको 2D और 3D में डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं कि अगर मान लो 2D और 3D में आपसे ऐसे बोले, ये लिख लो फटाक से, ये सब फालतू है। ये वाला सवाल अच्छा था, ये सवाल आपका अच्छा था। इधर देखो, एक और सवाल लेते हैं, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। एक और बढ़िया सा सवाल, ध्यान समझो। अगर मान लो कोई बंदा है जो पहले 2 मीटर इधर जाता है, 4 मीटर इधर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। मतलब अगर r इधर गया फिर r इधर गया तो क्या r√2 होगा, ठीक। पहले i कैप की तरफ गया फिर j कैप की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका r√2। अगर ऐसे ही r इधर जाता, r उधर जाता, फिर r बाहर जाता, मतलब r i कैप प्लस r j कैप प्लस r k कैप, अगर ऐसे चलता, अगर कोई आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता तो डिस्प्लेसमेंट r√2 आता कि r√3 आता r² प्लस r² प्लस r², मतलब 3r² का मतलब r√3। मतलब अगर आपका 3 डायमेंशन में चल रहा है, 3 डायमेंशन में चल रहा है तो आपका आएगा r√3 बराबर बराबर हैं, ठीक। और अगर 2 डायमेंशन में चल रहा है बराबर बराबर तो r² प्लस r², मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r इनिशियल वेक्टर प्लस r फाइनल, अरे सॉरी r i कैप प्लस r j कैप, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज, r² प्लस r² का अंडर रूट, मतलब 2r² का अंडर रूट का मतलब है r√2 मीटर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका r√3 मीटर, r√3 मीटर। यार हाँ ना तो बोलो। एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के सवाल इतने लल्लू होते हैं, इतने जो आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, वो बिल्कुल आपको एकदम लल्लू टाइप लगेंगे, ठीक। तो इसको हम पॉज करते हैं, एक नई वीडियो बना लेते हैं यहीं पे, ठीक। अगर आपका मन करेगा तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगी। एक सेकेंड, अभी पॉज मत करना, कुछ बता दें तो, ठीक। बाकी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप करें, ठीक। अच्छा एक और चीज़ थोड़ी बहुत और ध्यान रखो, जैसे मैं कहूँ एक बच्चा है, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट के सवालों में एक और चीज़ देख लें। जैसे मान लो एक चींटी यहाँ से घुसी और यहाँ निकली। हमसे कह रहा है वो x चली, फिर y चली, फिर z चली, ठीक। x चली, फिर y चली, फिर z चली। ये बच्चों को थोड़ा समझा के आओ, कैसे रिकॉर्ड कर, ठीक। अगर x चली फिर y चली तो हम कहेंगे, ध्यान समझो, पहले यहाँ से यहाँ तक का देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। सर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ चली फिर यहाँ चली, मतलब x i कैप प्लस y j कैप, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x² प्लस y²। तो यहाँ तक यहाँ, अब हमें तो निकालना था यहाँ से यहाँ का, तो अब इस वाले बड़े वाले नीले वाले काले वाले ट्रायंगल में देखो, नीले वाले ट्रायंगल में, ठीक। अब देखो ये आपका मान लो z है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होगा ना, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका √x, ये हो जाएगा आपका √x प्लस y² का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस और z²। अब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²,
ठीक, मतलब अगर आप 2 डायमेंशन में चल रहे हो, 2D में चल रहे हो, 2D में चल रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे आता है एक्स आई कैप चले फिर वाई जे कैप चले, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √x² प्लस y²। और दो बराबर बराबर चलोगे, इफ़ x, y बराबर हैं दैट इज़ x है, ठीक है, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट उस टाइम कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा x√2। अगर सर बराबर बराबर हैं तो अगर बराबर बराबर हैं x और y तो x√2, r√2 मतलब x√2। ठीक, अगर आप 3D में चल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड x² प्लस y² प्लस z²। और उस वक्त क्योंकि x y z अगर तीनों ही बराबर हैं, x y z का मैग्नीट्यूड बराबर है x के, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x√3 मीटर। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। ठीक, वैसे मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि ये चीज़ होती है फेस डायगोनल। क्या होती है, फेस डायगोनल। पिछली वीडियो में बताया था, वेक्टर जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताया था। बॉडी डायगोनल, और ये होता है आपका बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल होता है x² प्लस y², हाँ कि ना, और बॉडी डायगोनल होता है मतलब फेस डायगोनल हो जाएगा x√2, क्यूब है अगर तो a√2, और अगर बॉडी डायगोनल लेंगे तो a√3। बिल्कुल लल्लू टाइप बातें हैं। ठीक, चाहें तो ये लिख लें, काम की चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद एक और चीज़ देखें, और चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखो। जैसे मान लो मैं कहूँ आप 10 मीटर अंदर गए, फिर 10 मीटर अंदर गए, फिर 10 मीटर अंदर, फिर 10 मीटर अंदर, हाँ कि ना, तो आप चले 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ऐसे चले। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे डिस्टेंस है 10 10 10 10। डिस्टेंस कितनी चले आप टोटल 40 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली सीधी लाइन। तो सीधी लाइन जब आप ऐसे मिलाओगे, सीधी लाइन मिलाओगे तो सर ये 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 10√2, ये भी 10 और 10 तो ये कितना हो जाएगा 10√2। तो 10√2 प्लस 10√2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चले हम 20√2। कितना चले 10√2 प्लस 10√2, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10√2 प्लस 10√2 कितना हो जाएगा 20√2। ये फालतू चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, जेई के सवाल अच्छे टाइप के हमने लिए थोड़े बहुत, बाकी क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो वो हम आगे डील करेंगे, टेंशन ना ले बिल्कुल। ठीक, तो इस वीडियो में भी अब इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जो करना है कर डालें फटाक से। बिल्कुल घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, और लगे रहें मेहनत के साथ। ठीक, और आपको कोशिश की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जेई के सवाल ही कवर करें। ठीक, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक, चलें, थैंक यू।